Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will study history of political science as a discipline. आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की ग्रोथ कैसे हुई है, पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट किस तरह से इवॉल्व हुआ है। जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो रातों रात डेवलप नहीं हुआ है। पॉलिटिकल साइंस एक ही दिन में डेवलप नहीं हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक ही रात में पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट आ गया हमारे पास पढ़ने के लिए। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। जो पॉलिटिकल साइंस है उसको यहाँ तक पहुँचने में 2500 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा हुआ है। कैसे? इसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, रूलर्स का, हिस्टोरियंस का और स्कॉलर्स का फ्रॉम डिफरेंट सिविलाइजेशंस। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग तरह के कल्चर में अलग अलग लोगों के वे ऑफ लाइफ से पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। तो जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल साइंस की उसको डिवाइड किया गया फॉलोइंग स्टेजेस में। हम कुछ स्टेजेस में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट किस तरह से रेडी हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली स्टेज आती है एंशियंट ग्रीस की, देन रोमन एम्पायर, मिडल एजेस, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ईस्ट एशिया, रिनेसेंस, एनलाइटनमेंट, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस एंड लास्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन। इन सब पीरियड की हम बात करेंगे, समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट किस तरह से डेवलप हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट ग्रीक पीरियड के बारे में। जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल जिसका मतलब है हिंदी में राजनीति, और साइंस विज्ञान। जो राजनीति विज्ञान है वो एज ए सब्जेक्ट उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? एंशियंट ग्रीस में। जो पॉलिटिक्स है, जो स्टडी है पॉलिटिक्स की, उसकी बहुत लंबी बहुत पुरानी हिस्ट्री है जो हमें कहाँ से देखने को मिलती है? एंशियंट ग्रीस पीरियड से देखने को मिलती है। जो ग्रीक्स थे उन्होंने एक टर्म क्वाइंट की थी पॉलिटिका, जिसका मतलब था डिस्क्राइब करना वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करना जो कहाँ पर हो रही हैं? पॉलिस में हो रही है, सिटी स्टेट में हो रही है। सिटी स्टेट क्या? उस दौरान जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनको सिटी स्टेट्स और पॉलिस कहा जाता था। जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया, पेलोपोनेसिया और भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे राज्य नगर थे जहाँ पर ये ग्रीक लोग रहते थे। ठीक है, वहाँ पे डेवलप हुई थी ये टर्म पॉलिटिका, जिसका मतलब क्या था? डिस्क्राइब करना अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को जो एक राज्य में हो रही हो। तो जो एंशियंट ग्रीस है वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो एक एज ए सब्जेक्ट बिगिन हुई थी, जहाँ पे पॉलिटिक्स की सिस्टमेटिक स्टडी किए जाने लगी। जो ग्रीक लोग थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनको उनके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के जवाब मिले कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जस्टिस क्या होती है, क्या क्वालिटीज चाहिए होती है एक रूलर को गवर्न करने के लिए। और जो ग्रीक लोग थे वो रिलीजन और ट्रेडिशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। ये लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते थे? रीज़न, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को ज़्यादा यूज़ करते थे, ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा यूज़ करते थे ये लोग। तो जो ओरिजिन है पॉलिटिक्स का उसको कहाँ पर देखा जाता है? वर्क ऑफ फेमस एंशियंट ग्रीक पोइट। उस दौरान जो ग्रीक पोइट थे, फॉर एग्जाम्पल होमर, हिसोइड, ये जो ग्रीक पोइट थे इनके जो काम थे ना उसमें देखा जाता है कि उसमें ओरिजिन हुआ है किसका? पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स की स्टडी का। वैसे ही उस दौरान के हिस्टोरियन थे जो इतिहास के बारे में बात करते थे, इतिहास को पढ़ते थे, तो साइडिस इनके कामों में भी ओरिजिन ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को देखा जाता है। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी पॉलिटिक्स को स्टडी करने की वो किसके कामों में देखी जाती है? बहुत फेमस दो ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिकल थिंकर रहे थे, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इनके काम में सिस्टमैटिक स्टडी देखी जाती है पॉलिटिक्स की। अब हम बात करते हैं प्लेटो की। गाइस इसमें आपको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि पॉलिटिकल साइंस किस तरह से डेवलप हुई है, और अगर किसी पॉलिटिकल थिंकर का कंट्रीब्यूशन रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे ये प्लेटो, एरिस्टोटल, ये जो थिंकर हैं आप इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में अपने नेक्स्ट सेमिस्टर्स में पढ़ोगे, इसीलिए इनके बारे में आपको फिलहाल ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। जितना मैं बताऊंगी वो बहुत है आपके लिए। तो जो प्लेटो थे वो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड फेमस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। वो सोक्रेटिस के शिष्य हैं, सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं प्लेटो। तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी दी रिपब्लिक। उसमें वो बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं।
जैसे कि जस्टिस के बारे में बात करते हैं, एजुकेशनल स्कीम्स की, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिलोसोफर किंग, आइडल स्टेट और बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। उन्होंने इन चीज़ों पे थेरीज दी हैं और आपने पढ़ा है कि थेरी किसको बोलते हैं, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की हिस्ट्री, उसका ओरिजन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स, इन सब के बारे में हम जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो वो थ्योरी बन जाती है। वैसे ही प्लाटो ने इन सब चीज़ों के ऊपर बात की हुई है। प्लाटो का मानना था कि एक आइडल स्टेट होनी चाहिए। वो मानते थे कि जो जस्टिस है वो फाउंडेशन है गुड सोसाइटी का। प्लेटो का ये भी मानना था कि जो एक रूलर जो रूल करेगा सिटी स्टेट को, जो नगर राज्य में रूल करेगा, वो फिलोसोफर किंग होना चाहिए। क्यों? जो जिसने फिलोसफी पढ़ी होगी उसके पास क्या होगी, विजडम होगी, मतलब बुद्धि होगी और नॉलेज होगा, उसके पास ज्ञान होगा। इसीलिए प्लेटो का मानना था कि जो रूलर होगा वो फिलोसोफर किंग होना चाहिए। ये प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग में बात की हुई है। ठीक है, प्लेटो एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि एजुकेशन मिलनी चाहिए लोगों को। ठीक है, और प्लेटो ने क्या किया था, सोसाइटी को डिवाइड किया था 3 क्लासेस में। रूलर्स जो रूल करेंगे, जो लोगों के लिए रूल्स बनाएंगे। ठीक है, फिर सोल्जर्स आते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और प्रोड्यूसर्स जिसमें फार्मर्स, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन का काम करेंगे वो प्रोड्यूसर क्लास में आते हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि जो प्लेटो है उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी का फाउंडेशन रखा। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी मींस पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडेशन किसने रखा, प्लेटो ने रखा। कैसे? उन्होंने क्वेश्चंस किए कि आइडल गवर्नमेंट किस तरह होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट एन आइडल गवर्नमेंट शुड बी, इन सब पे बात की प्लेटो ने। फिर प्लेटो के बाद उन्हीं के ही स्टूडेंट आए एरिस्टोटल। लेकिन जो एरिस्टोटल थे वो ना बहुत सारे जो प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू थे उनको ना डिसएग्री करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। और जो एरिस्टोटल है इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पॉलिटिक्स है उसको साइंटिफिकली स्टडी किया। और जो प्लेटो थे उन्होंने पॉलिटिक्स को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कही है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने आइडल वर्ल्ड में रह के बात किया, आइडलिज्म को ज्यादा प्रेफर किया प्लेटो ने। लेकिन एरिस्टोटल ने सिस्टमैटिक स्टडी किया पॉलिटिक्स की, साइंटिफिकली स्टडी किया हुआ है पॉलिटिक्स को। एरिस्टोटल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है। सिटीजनशिप, रेवोल्यूशन, स्टेट, स्लेवरी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे एरिस्टोटल ने बात की है। एरिस्टोटल ने क्या किया था, 158 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस जो थे ग्रीक सिटी स्टेट्स में, उनको स्टडी किया था। ठीक है, फिर उन कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर भी किया था। दिस मीन्स जो एरिस्टोटल थे वो प्रेफर करते थे, प्रैक्टिकल अप्रोच को ज्यादा प्रेफर करते थे। तो कहा जाता है जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, कंपैरेटिव मेथड्स को, कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को पहले स्टडी किया, फिर उनको कंपेयर किया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल साइंस थी उसको मोर साइंटिफिकली वे में हम लोगों के सामने रखा। किसने? एरिस्टोटल ने। तो जो एंशियंट ग्रीक है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जो एंशियंट ग्रीक है उसको बर्थ प्लेस बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस का। क्यों? क्योंकि उस दौरान एंशियंट ग्रीस टाइम के दौरान क्या हुआ, उस पीरियड के दौरान क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई पॉलिटिकल फिलोसफी की, जो किसने की, एरिस्टोटल ने। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी हुई कॉन्स्टिट्यूशंस की एरिस्टोटल के द्वारा, सॉरी, जो फिलोसफी है वो प्लेटो द्वारा, और जो साइंटिफिक स्टडी है कॉन्स्टिट्यूशंस की वो एरिस्टोटल ने की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फाउंडेशन हुआ, फोकस का जस्टिस पे, मोरालिटी पे, सिटीजनशिप पे बात की गई। तो इसीलिए जो बर्थ प्लेस है पॉलिटिकल साइंस का वो एंशियंट ग्रीक पीरियड को माना जाता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की। अब सबसे पहले हम रोमन एम्पायर से समझेंगे। एम्पायर मतलब साम्राज्य, किंगडम। ठीक है, जो रोमन एम्पायर था वो एक स्टेट थी। दिस मीन्स वो भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कहाँ पे फैला हुआ था, जिसने कौन कौन से एरियाज को डोमिनेट किया हुआ था। आपको क्या करना है, आपको मैप, वर्ल्ड मैप पे देखना है, जिन जगहों के मैं नाम ले रही हूँ वो कौन कौन सी लोकेशंस क्या हैं। इससे क्या होगा, आपको इजीली याद रहेंगी ये सब चीजें। ठीक है, तो जो रोमन एम्पायर था उसने कौन सा एरिया डोमिनेट किया था, मेडिटेरेनियन रीजन, ज्यादातर यूरोप का रीजन, और जो वेस्टर्न एशिया था, नॉर्थ अमेरिका। इस टाइम इस एरिया पे जो रोमन एम्पायर था वो फैला हुआ था क्लासिकल पीरियड में। क्लासिकल पीरियड रोमन हिस्ट्री में किस टाइम पीरियड को बोला जाता है, 8th सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक के पीरियड को क्लासिकल पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो जो रोमन्स थे उन्होंने क्या किया था, जो ज्यादातर अपने आइडियाज थे ना वो ग्रीक से ही इनहेरिट किए थे, ग्रीक से ही लिए थे। लेकिन इनका ज्यादातर फोकस पता किस पे था, लॉज पे। इनका मानना था कि गवर्नमेंट जो है बिना लॉ के फंक्शन कर ही नहीं सकती है।
बिना कानून के कोई गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं सकती है, ऐसा रोमन्स का मानना था, इन लोगों का मानना था। इनका मानना था कि कंट्री में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रशासन होना चाहिए, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ये रोमन्स का मानना था। तो जो पॉलिटिकल थॉट थे रोमन एम्पायर के टाइम पे वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, ठीक है। इस टाइम पे कुछ फेमस हिस्टोरियंस हुए जैसे कि पॉलीबियस, लीवे, प्लूटॉर्च। इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट किया राइज ऑफ रोमन रिपब्लिक। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, राइट डाउन करना या रिकॉर्ड करना किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को प्रूफ करना फैक्ट्स के साथ। तो ये हिस्टोरियंस थे, इन्होंने डॉक्यूमेंट किया, समझ लो कि राइट डाउन किया रोमन एम्पायर के बारे में, ठीक है। जो पॉलीबियस थे उन्होंने किसके बारे में बात की, उन्होंने राइज ऑफ रोमन रिपब्लिक के बारे में बात की, ठीक है। एम्पायर में क्या होता है, एक सुप्रीम लीडर रूल करता है, लेकिन जहां वर्ड रिपब्लिक आ गया वहां समझो कि जो भी बंदा रूल कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्टेड ऑफिशियल है, उसको चुना गया है लोगों द्वारा, ठीक है। तो जो पॉलीबियस थे ये बहुत फेमस हिस्टोरियन उस दौरान के थे, इन्होंने राइज ऑफ रोमन एम्पायर के बारे में बात की है, रोमन रिपब्लिक के बारे में बात की है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मिक्स्ड गवर्नमेंट के बारे में, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है। फिर आते हैं लिवे। लिवे ने क्या डॉक्यूमेंट किया था, क्या रिकॉर्ड किया था, उन्होंने रोमन हिस्ट्री पे बात की है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बात की है। किसने, लिवे ने। जो प्लूटॉर्च हैं वो बात करते हैं, वो स्टडी करते हैं उस दौरान जो भी ग्रेट रूलर्स रहे हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्टेट्समैन के बारे में स्टडी करते हैं। और जो प्लूटॉर्च की जो राइटिंग्स है ना वो लोगों को हेल्प करती है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अच्छे से समझ सके। साथ में जो स्टेट्समैन है, स्टेटमैन किसको बोलेंगे हम, एक स्किल्ड, मतलब जिसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर को बोलेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेट्समैन। और इसकी एग्जांपल में आते हैं जूलियस केसर, ये डिक्टेटर थे। इनका क्या था, ये एक पॉलिटिकल लीडर थे और इन्होंने डिक्टेटरशिप को फॉलो किया, मतलब लोगों पे अपना हुक्म जमा के रखा, क्यों, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कुछ रिफॉर्म्स भी लाए सोसाइटी में जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, ठीक है। जूलियस केसर एक डिक्टेटर थे, एक काफी रिस्पेक्टफुल, स्किल्ड और एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने क्या किया, जिनके पॉलिटिकल करियर ने रोमन गवर्नेंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। देन उसके बाद आते हैं सिसिरो। ये रोम्स ग्रेटेस्ट ओरेटर थे, ओरेटर बोलते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। ये ओरेटर थे, ये लॉयर थे। तो जूलियस केसर और सिसिरो, इन दोनों ने किस पे बात की है, पॉलिटिक्स ऑफ रिपब्लिक, रोमन रिपब्लिक पे बात की, रोमन एम्पायर और वॉर, लड़ाई वगैरह के बारे में इन्होंने बात की है इस पे। सो गाइज हमने क्या पढ़ा, रोमन एम्पायर से हमने क्या चीजें सीखी कि रोमन एम्पायर का मेन फोकस था लॉज पे, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। और जो स्टडी है उस दौरान जो स्टडी हुई पॉलिटिक्स की, उसका ज्यादा फोकस था हिस्ट्री को समझना, मेथड्स ऑफ गवर्निंग पे काम करना, डिस्क्राइब करना ऑपरेशंस गवर्नमेंट के। जो रोमन एम्पायर है उसका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्टोइकिज्म के लिए। स्टोइकिज्म का मतलब क्या है, रोमन लॉ को स्टोइकिज्म बोला जाता है, ठीक है। स्टोइकिज्म मीन्स रोमन लॉ, जिसका क्या बिलीव था, जो क्या मानता था, वो मानता था कि हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ परफॉर्म करना चाहिए अपनी स्टेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। स्टोइकिज्म का क्या मानना है, एवरी इंडिविजुअल शुड परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। और और लोगों को लॉजिकली जीना है, एक्सेप्ट करना है फेट को, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना है और अपने डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को, हमारे जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना है। इन शॉर्ट जो स्टोइकिज्म है ये हमें क्या सिखाता है, ये स्टोइकिज्म जो रोमन लॉ है, जो रोमन फिलॉसफी है, ये क्या सिखाती है कि एक इंसान का उस पर कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, लॉज को, कानून को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए। ये क्या सिखाता है, स्टोइकिज्म सिखाता है। तो स्टोइकिज्म क्या है, ये रोमन फिलॉसफी है। ये किसने दी है, स्टोइक्स ने दी है। स्टोइक्स किसको बोलते हैं, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को बोलते हैं जिनका ये मानना था कि एक्सेप्ट थिंग्स विच यू कांट चेंज, उन चीजों को एक्सेप्ट करो जिनको तुम चेंज नहीं कर सकते। ये कौन मानते थे, ये स्टोइक मानते थे। जो स्टोइक पीपल थे ना वो मानते थे रोमन में। तो ये एज ए रोमन फिलोसफी स्टोइकिज्म डेवलप हुआ, ठीक है। तो फेमस स्टोइक्स की एग्जांपल्स में क्या आएगा, फिलोसोफर सिनिका और एम्परर मार्कस ऑरेलियस। सो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा, रोमन एम्पायर में पॉलिटिकल साइंस कैसे डेवलप हुई, यहाँ से डेवलपमेंट हुई किसकी, लीगल सिस्टम की,
क्यों? रोमन्स का जो मेन फोकस था वो किस पे था? लॉज पे था। ठीक है, ग्रोथ हुई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, रोमन एम्पायर से रोमन रिपब्लिक बना। रोमन एम्पायर जिसको एक सिंगल एम्परर रूल करता था, ठीक है, लेकिन वो रिपब्लिक बना जिस गवर्न किया जाता था इलेक्टेड ऑफिशियल द्वारा, ठीक है, इलेक्ट किया जाता था लोगों द्वारा। ये चीज हमने यहाँ से सीखी। रोमन एम्पायर बात करता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बात करता है गवर्नेंस की, मिलिट्री की, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। तो ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? रोमन एम्पायर से सीखते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे मिडल एजेस की। हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थॉट्स मिडल एजेस के टाइम पे कैसे थे। गाइस, पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल हमें अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये टॉपिक तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज में कंप्लीट भी करवाएगा। अगर जिसके कॉलेज में करवाया जाएगा तो आप बहुत लकी स्टूडेंट्स हो, अदरवाइज ये टॉपिक नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो मैं पढ़ा रही हूँ तो इसको समझ लो, इसको पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट मिडल एजेस की बात करेंगे, मिडल यूरोप की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। रोमन एम्पायर डिवाइड हो गया था ईस्टर्न रोमन एम्पायर में और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में, ठीक है। तो वो हमें अब उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट की डेवलपमेंट कैसे हुई है, ग्रोथ कैसे हुई है। अब हम मिडल एजेस की बात करते हैं। मिडल एजेस की शुरुआत कब हुई थी? जब जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, उस दौरान मिडल एजेस पीरियड की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो रिलीजन था वो एक डोमिनेंट फोर्स थी पॉलिटिक्स में। रिलीजन का बोलबाला ज्यादा था पॉलिटिक्स में इस पीरियड में, ठीक है। जो चर्च थी वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशंस था इस टाइम पीरियड में। तो जो पॉलिटिक्स और रिलीजन है उसको साथ में देखा जाता था, इंटरलिंक्ड थे, वो क्लोजली कनेक्टेड थे एक दूसरे से। इस पीरियड के दौरान क्या हुआ था, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, जो क्रिश्चियनिटी है, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिकल थिंकिंग पे। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी उसको ज़्यादातर किससे लिंक कर दिया जाता था? रिलीजियस अथॉरिटी से। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ था इस टाइम पीरियड के दौरान कि सुप्रीम कौन है, राजा सुप्रीम है या चर्च सुप्रीम है? कहने का मतलब कि एक लीडर सुप्रीम है या फिर एक रिलीजन सुप्रीम है। तो इस क्वेश्चंस की वजह से ना इस एज में ना कॉन्फ्लिक्ट ही बना रहा, कॉन्फ्लिक्ट काफी देर तक चलता रहा इस मिडल एजेस में। इसमें एक फेमस फिलोसोफर आते हैं सेंट अगस्तिन, उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी द सिटी ऑफ गॉड, जिसमें वो बात करते हैं, जिसमें वो डिवाइड करते हैं, डिफरेंस बताते हैं अर्थली सिटी का। अर्थली सिटी उन्होंने क्या बोला है, जो नॉर्मल प्रैक्टिकल टेम्पररी पॉलिटिकल लाइफ है उसको, और सिटी ऑफ गॉड स्पिरिचुअल लाइफ को, इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताया है। और इनका मानना क्या था कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको जस्टिस और मोरालिटी को प्रमोट करना चाहिए, न्याय को प्रमोट करना चाहिए और मोरालिटी को प्रमोट करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए पॉलिटिकल अथॉरिटी पे को। और सेंट अगस्तिन ने क्या किया, जो क्रिश्चियन बिलीव्स थे ना, जो चर्च के जो एक रिलीजन के बिलीव थे, उसको उसको कंबाइन कर दिया, सॉरी गाइस, उसको कंबाइन कर दिया पॉलिटिकल फिलोसफी से। इस टाइम पीरियड के दौरान जो भी कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता था ना, वो चर्च या फिर रॉयल कोर्ट में लिए जाते थे। और ऐसा माना जाता था कि जो पावर है, जो एक किंग के पास पावर है, वो कहाँ से आ रही है? गॉड से आ रही है। इसीलिए जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है वही हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऐसा इस टाइम पीरियड में माना जाता था। और अब हमने इस टाइम पीरियड से क्या सीखा कि पॉलिटिकल साइंस की डेवलपमेंट क्या हुई? इस टाइम पीरियड में क्रिश्चियन पॉलिटिकल फिलोसफी की डेवलपमेंट हुई, रिलीजन और पॉलिटिक्स पे डिबेट चली, और ज्यादातर किस पे एम्फेसिस था इस मिडिल एजेस पीरियड का? मॉरल गवर्नेंस पे, कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। इन सब चीजों की डेवलपमेंट मिडिल एजेस में हुई। अब हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। जो पॉलिटिकल आइडियाज थे इंडिया में वो भी बहुत ज्यादा पुराने हैं। जैसे कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि ऋग्वेदा, संहितास, ब्राह्मणास, महाभारता, बुद्धिस्ट पॉली कैनन, इन सब में बात की जाती है किंगशिप, जस्टिस, लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर, डिप्लोमेसी, ड्यूटीज ऑफ रूलर्स की इन टेक्स्ट में बात की जाती है। इसीलिए जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं इंडिया में वो भी बहुत पुराने रहे हैं। अगर हम उससे थोड़ा अभी के टाइम थोड़ा नजदीक आ जाएं, जो हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कौटिल्य के बारे में, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है। वो वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं। उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, जो कि अभी पंजाब रीजन में है। चाणक्य ने अपनी बुक लिखी अर्थशास्त्रा। इस बुक में उन्होंने पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में लिखा है, इकोनॉमी और सोशल ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है। इस बुक में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को डिस्कस किया गया है, वेलफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, वॉर स्ट्रेटजीज, डिप्लोमेसी, इन सब की बात की गई है इस बुक में।
कौटिल्य का क्या मानना था, वो बोलते थे कि जो किंग है ना, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी मेन ड्यूटी है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने राज्य के लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये एक किंग की ड्यूटी है। और कौटिल्य मानते थे जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो अपने राज्य की सिक्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अगर स्ट्रॉन्ग प्रशासन होगा, तो ही आप स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख सकते हो अपने राज्य में, ठीक है। और उनका मानना था कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे, अपनी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको फॉरेन पॉलिसी बनानी है। ये किसका मानना था, चाणक्य का। तो ये सब चीजें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, तो देखो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात की जा रही थी एंशियंट टाइम पीरियड में। और बुक आती है मनुस्मृति, ये भी एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल टेक्स्ट है। इसमें भी बात की गई है ड्यूटीज ऑफ रूलर्स की, सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, जस्टिस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन की। सेम एंशियंट तमिल लिटरेरी वर्क है तिरुकुरल, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस से डील करता है। इसमें किसको डिस्कस किया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरफेयर, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, सिविल सोसाइटी, एस्पाइनेज। एस्पाइनेज की बात चाणक्य भी करते हैं। एस्पाइनेज का मतलब क्या पता क्या होता है, ये वो प्रैक्टिस है जिसमें ना स्पाई मतलब गुप्तचर, हाँ, जिसमें गुप्तचर जो है वो ना क्या करते थे, जैसे किसी भी दूसरी कंट्री में क्या प्लान्स बन रहे हैं या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, वो गुप्तचर अपनी कंट्री वालों को बताएंगे, ठीक है। जैसे स्पाई का काम करना, तो स्पाई स्पाई होते थे, उनसे इंफॉर्मेशंस इकट्ठी की जाती थी कि दूसरी कंट्रीज के क्या प्लान है या वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीजें, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया गया। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, इन सब के बारे में तिरुकुरल में डिस्कस किया जाता है। तो हम एंशियंट इंडिया से क्या सीखते हैं, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वेलफेयर स्टेट, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्लानिंग। चाणक्य बात करते हैं इकोनॉमी की कि एक कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, पॉलिटिकल रियलिज्म, स्ट्रॉन्ग स्टेट के बारे में बात करते हैं एंशियंट इंडिया में। नाउ अब हम बात करेंगे ईस्ट एशिया की, कि पॉलिटिकल थॉट्स ईस्ट एशिया में कैसे थे। ईस्ट एशिया में हम यहाँ पे चाइना की एग्जाम्पल लेंगे। जो एंशियंट चाइना था ना, वहाँ पे एंशियंट चाइना जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स का, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। एंशियंट चाइना में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं, मीन्स अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज अलग अलग टाइम फ्रेम में वहाँ पे डेवलप हुई हैं, जिनके कंपीटिंग स्कूल थॉट्स थे, कहने का मतलब जो आपस में जिनके व्यूज क्लैश करते थे। फॉर एग्जाम्पल मोहिज्म, टाओइज्म, लीगलिज्म, कॉन्फ्यूशनिज्म। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे कॉन्फ्यूशनिज्म, कॉन्फ्यूशनिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो फिलॉसफी है, उसके फाउंडर कौन रहे हैं, कॉन्फ्यूशियस। कॉन्फ्यूशियस चाइनीज पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। उनका मेन आइडिया क्या था, जो गुड रूलर है वो उसको गवर्न करना चाहिए मोरालिटी से, उसको एथिकल बेसिस पे काम करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और उसका हारमोनी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए देन फोर्स, ठीक है। ये बात करते हैं कॉन्फ्यूशनिज्म में। फिर टाओइज्म, एक फिलॉसफी आती है टाओइज्म, जिसको डाओइज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात करती है, इसको डेवलप किया है लाओ टजू ने। इनका मानना था कि हमें नेचर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको लोगों की लाइफ में कम इंटरफेयर करना चाहिए, जितनी सिंपल सिटी होगी उतनी पीस होगी, ऐसा टाओइज्म में कहा जाता है। फिर लीगलिज्म, जिसका मानना था कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, पनिशमेंट्स होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लीगलिस्ट जो थे, जो लॉज को, जो कानून को मानते थे, उनका मानना था कि जो लोग हैं ना वो नेचुरली सेल्फिश हो जाते हैं, वो नेचुरली अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करने लगते हैं, इसीलिए जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक कंट्री में। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, ईस्ट एशिया में, पॉलिटिकल थॉट्स इन ईस्ट एशिया में पढ़ते हैं। इसीलिए जो चाइनीज़ फिलॉसफी है, चाइनीज़ फिलॉसफी में किन चीज़ों की डेवलपमेंट हुई थी, मॉरल गवर्नेंस की, एजुकेशन की, रूल ऑफ लॉ की, पॉलिटिकल एथिक्स की, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट कहाँ पर हुई थी, चाइनीज़ फिलॉसफी में हुई थी। लेकिन जो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी है चाइना में, वो क्या रही है, कॉन्फ्यूशनिज्म। जो कॉन्फ्यूशनिज्म है वो डोमिनेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी रही है चाइना के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ से, यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि मॉरल फिलॉसफी, एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल एथिक्स, इन सब की डेवलपमेंट हुई है ईस्ट एशिया की पॉलिटिकल थॉट से। नाउ नेक्स्ट आता है रिनेसेंस पीरियड। रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल। ये पीरियड इटली में स्टार्ट हुआ था कब, 14th सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में। इस दौरान
मॉडर्न एज की शुरुआत हुई थी। जो रिनेसेंस पीरियड है उसमें ट्रांजिशन फेज आया था, मतलब जैसे लोग पहले रिलीजियस थिंकिंग रखते थे, इस दौरान लोगों ने क्या किया, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप की, लोगों ने अपने पुराने बिलीफ्स को क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना, लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया, ह्यूमन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना स्टार्ट किया था रिनेसेंस पीरियड के अकॉर्डिंग। और जो रिनेसेंस पीरियड है इसकी शुरुआत इटली में हुई थी 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो ग्रीक और रोमन लर्निंग थी ना, जो हमने पहले पढ़ी, उनका फिर से रिवाइवल हुआ। ग्रीक पीरियड में हम पढ़ चुके हैं ना, वहाँ पे एथिकल और साइंटिफिक वे दोनों तरह से पॉलिटिक्स की स्टडी की गई है। रोमन्स में लॉ पे ज़्यादा फोकस था, तो उन चीज़ों का रिवाइवल हुआ था रिनेसेंस के दौरान। रिनेसेंस पीरियड में ग्रोथ हुई थी ह्यूमनिज्म की, मतलब ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इस टाइम पीरियड के दौरान। साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुई लोगों की, और जो चर्च का कंट्रोल था पॉलिटिक्स का, वो भी कम होने लगा था इस टाइम पीरियड में, और स्टार्टिंग होने लगी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की। इस टाइम पीरियड में अगर हम किसी पॉलिटिकल फिलोसोफर की एग्जांपल लें, वो है निकोलो मैकियावेली। ये एक रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं। ये जो एक्चुअल में चीज़ें एग्जिस्ट करती थी ना, उन्हीं के बेसिस पे बात करते थे, ना ही ये कोई ऐसे एकदम परफेक्ट या फिर कुछ भी मतलब बात नहीं करते थे, इलॉजिकल बात नहीं करते थे ये थिंकर। इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एग्जिस्टिंग और हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की थी 15th सेंचुरी में। इनकी एक बहुत फेमस किताब है द प्रिंस, जिसमें उन्होंने क्या किया है, पॉलिटिक्स को सेपरेट किया है मोरालिटी से। मैकियावेली का मानना था कि जो रूलर है उसकी पहली ड्यूटी क्या है, अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करना। ये किससे सिमिलर है? चाणक्य से। आपने देखा ना, चाणक्य का भी क्या मानना था कि जो एक रूलर है उसको सबसे पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। वैसे ही मैकियावेली कहते हैं कि जो एक रूलर है उसकी फर्स्ट ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्ट करना अपने राज्य को। लेकिन अगर रूलर को फोर्स का यूज करना पड़े या फिर एविल मीन्स का यूज करना पड़े, तो वो रूलर यूज कर सकता है अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए, अपनी स्टेट में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। और मैकियावेली का मानना था जो पॉलिटिक्स है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, रियलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि इमेजिनेशन और रिलीजियस आइडियाज पे बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। मैकियावेली का मानना था कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वीक गवर्नमेंट होगी तो इससे डिसऑर्डर होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी स्टेट में। इसीलिए अगर स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी, तो आपकी स्टेट में शांति और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये किसका मानना था? मैकियावेली का। तो मैकियावेली को रियलिस्ट थिंकर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो आर्ग्यू करते हैं, वो मानते हैं कि जो स्टेट का इंटरेस्ट है, जो एक राज्य का इंटरेस्ट है और राज्य की स्टेबिलिटी है, वो सबसे पहले आनी चाहिए, उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उसको। फिर चाहे उसके लिए आपको एविल मीन्स ही क्यों ना यूज करने पड़े, मतलब चालाकियां ही क्यों ना करनी पड़े। ठीक है। तो रिनेसेंस पीरियड में मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स की फाउंडेशन हुई है। इस दौरान पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट कर दिया गया, रियलिज्म की इंट्रोडक्शन हुई, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में पॉलिटिकल साइंस को देखा जाने लगा। उसके बाद एक और दौरान आता है एनलाइटनमेंट पीरियड 17th और 18th सेंचुरी में। आई होप आप सेंचुरी से समझते होंगे। समझ लो 1600 से लेके 1700 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा उसको हम बोलते हैं 17th सेंचुरी। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 1601 को आपने 16th सेंचुरी क्यों नहीं बोला। हम सेंचुरी में सेंचुरी आगे का ही एक वर्ड आगे का ही लेंगे, एक नंबर आगे का ही लेंगे। जैसे अभी 2026 है ना, तो आप इसको 20th सेंचुरी नहीं बोलते हो, आप इसको 21st सेंचुरी बोलते हो। वैसे ही समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो एनलाइटनमेंट पीरियड है वो 17th सेंचुरी में बिगिन हुआ था। एनलाइटनमेंट एरा को एज ऑफ रीजन कहा जाता है। इस दौरान लोगों ने और ज्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, अपने रीजन, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और लोगों का मानना था कि जो रीजन है, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है और जो साइंस है, ये सोसाइटी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान भी क्या हुआ, जो रिलीजन था उसने भी धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस को लूज करना स्टार्ट कर दिया था ओवर पॉलिटिक्स। एनलाइटनमेंट पीरियड को भी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जिन्होंने स्टेट को रीडिफाइन किया। वो बोलते हैं रीडिफाइन किया एज ए सर्वेंट ऑफ पीपल। उन्होंने इंस्पायर किया मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को, नेचुरल राइट्स को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिबर्टी, सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी है जॉन लॉक। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। जॉन लॉक का क्या मानना था? उनका मानना था कि जो लोग हैं वो नेचुरल राइट्स पोजेस करते हैं। लोगों के पास बाय नेचर ही कुछ नेचुरल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि ये नेचुरल राइट्स हैं, ये नेचर ने दिए हैं। जीने का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, ये बाय नेचर लोगों के राइट्स हैं, और गवर्नमेंट का काम है कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये किसका मानना था? जॉन लॉक का मानना था। ठीक है।
और मॉन्टेस्क्यू बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर पे, जो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर उसका ओरिजिन देखा जाए तो वो मॉन्टेस्क्यू ने बात की थी। वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनमें पावर की सेपरेशन होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो ना, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करता है, एग्जीक्यूटिव वहाँ पे उन लॉज को एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जुडिशरी का काम क्या है, डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना। ठीक है, मतलब पावर का डिवीजन है, इसके बारे में बात की थी मॉन्टेस्क्यू ने। और जो रूसो है, रूसो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि कैसे थिंकर्स ने बात की और पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट डेवलप होता गया। अब हम, जैसे मैंने इधर एक वर्ड लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप समझते हो ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स क्या बोलते थे, वो कहते थे कि जो एक इंसानों की लाइफ है ना, वो बिना गवर्नमेंट के कुछ भी नहीं है। उनका मानना था कि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो लाइफ में क्या होगा, सिर्फ वायलेंस ही वायलेंस होगी। लोगों की लाइफ एकदम गरीबी में होगी, शॉर्ट होगी, क्योंकि लोग आपस में ही लड़ाई करते रहेंगे। लोग क्रूल नेचर होता है उनका, इसीलिए। तो थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन से बचने के लिए लोगों को क्या करना होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और जो पावर है वो किसी एक सॉवरेन अथॉरिटी को देनी होगी। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेट में पीस बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। वहां से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आया है। सो गाइस, एनलाइटनमेंट पीरियड का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पॉलिटिकल साइंस में? राइज ऑफ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल स्टडी, प्रमोशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब हम सीखते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड से। नाउ अब हम बात करेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की। जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, इसकी शुरुआत कब से हुई? 19th सेंचुरी से। इस 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल साइंस था ना, वो एज ए इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन डेवलप हो गया। वो बन गया, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया यूनिवर्सिटीज में 19th सेंचुरी में। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, सिर्फ फिलोसफी पे ज़्यादा फोकस ना करके साइंटिफिक मेथड्स को भी अडॉप्ट किया गया। जो पॉलिटिकल साइंस है उसको फर्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया। फर्स्ट टाइम किन इंस्टीट्यूशंस में जगह मिली? यूएसए के इंस्टीट्यूशंस में जगह मिली, जैसे जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस को एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट फॉर्मल प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी कौन है? फ्रांसिस लेबर, फ्रैंकिस लेबर। 1857 में ये फर्स्ट फॉर्मल प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस बने थे। उसके कुछ टाइम पीरियड बाद 1880 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने क्या फॉर्म किया? फर्स्ट स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस को फॉर्म किया। तो इससे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल साइंस है वो एज ए सेपरेट सब्जेक्ट डेवलप हो गया 19th सेंचुरी में। फिर बहुत सारे एसोसिएशंस की फॉर्मेशंस हुई, जैसे कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1903 में, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू 1906 में। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई पॉलिटिकल साइंस की इन एसोसिएशंस के द्वारा, जिनका मेन फोकस क्या था? पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करना यूनिवर्सिटीज़ में, पॉलिटिकल साइंस को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना यूनिवर्सिटी में, प्रोफेशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इमर्ज करना, ये सब इनका मेन एम था। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, इसका मेन पर्पस था पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च को प्रमोट करना, इम्प्रूव करना टीचिंग को, और एनकरेज करना साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को। सो आया ना धीरे धीरे कि पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट किस तरह से डेवलप हुआ। तो ये हम पढ़ते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में। तो उसके बाद बिहेवियरल रेवोल्यूशन आता है। ये अभी रिसेंट पीछे का ही रेवोल्यूशन रहा है। ये रेवोल्यूशन डेवलप हुआ 1940 से 1960 तक यूएसए में स्पेशली। इसमें क्या हुआ, जो पॉलिटिकल साइंस थी उसका मेन फोकस किस पे था? पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर स्टडी किया जाता था स्टेट को, गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशंस को, लॉज को, टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर को। मतलब पहले क्या किया जाता था, स्टेट, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, इन सब की स्टडी की जाती थी, इन सब पे बात की जाती थी। लेकिन बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल बिहेवियर को भी स्टडी किया जाने लगा। इस रेवोल्यूशन का मेन फोकस क्या था, जो एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर है उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जाए, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज पे ही। ठीक है, इसका एम्फेसिस था कि साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और वैल्यू फ्री रिसर्च होनी चाहिए, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज होने चाहिए। जो स्टडी है बिहेवियरल रेवोल्यूशन ने स्टडी की, वोटर्स का बिहेवियर कैसा होता है, लोग किसको वोट करते हैं, लोग क्यों वोट करते हैं, लोगों के माइंड में क्या होता है वोट के दौरान, पॉलिटिकल लीडर्स
के माइंड में क्या होता है, मतलब समझ लो पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी किया जाने लगा इस रेवोल्यूशन के दौरान। पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज क्या है, प्रेशर ग्रुप्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स क्या सोचते हैं, ये इस बिहेवियरल रेवोल्यूशन में के दौरान स्टडी किया जाने लगा। इसने पॉलिटिकल साइंस को और एम्पिरिकल और रिसर्च ओरिएंटेड बना दिया। एम्पिरिकल का मतलब आपको पता है ना, फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशंस होने लगी। इस बिहेवियरल रेवोल्यूशन से जो थिंकर एसोसिएटेड है वो है चार्ल्स मरियम, इनको फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म भी बोला जाता है। वीओके जेआर, गैब्रियल आमंड, रॉबर्ट दाहल, डेविड एस्टन, अर्थुर बेंटले, ये सब बिहेवियरल रेवोल्यूशन के थिंकर्स हैं। उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी इमर्ज हुआ 1960 के बाद। ये क्यों इमर्ज हुआ, क्योंकि जो बिहेवियरलिज्म थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसका मेन फोकस ही साइंटिफिक मेथड्स पे था। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म डेवलप हुआ, जिसने जिसने कहा कि जो बिहेवियरलिज्म है उसका ज़्यादातर फोकस किस पे है, साइंटिफिक टेक्निक्स पे है, और जो बिहेवियरलिज्म है वो इग्नोर कर रहा है रियल सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को। बिहेवियरलिज्म नेग्लेक्ट कर रहा है वैल्यूज़ को, जैसे कि जस्टिस को, इक्वालिटी को और ह्यूमन वेलफेयर को। सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या कहता है, हमें साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे भी काम करना है, हमें वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करना है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ह्यूमन वेलफेयर, इन सबको भी इंक्लूड करना है अपनी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में। ठीक है, सो गाइज ये हमने पढ़ा एवोल्यूशन। अब हम बात करें अगर इन जनरल इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस हमें हेल्प करती है समझने में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, इलेक्शंस को एनालाइज करने में हेल्प करती है, पब्लिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है गवर्नेंस, स्टडी करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकल साइंस हेल्प करती है जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। सो गाइज ये हिस्ट्री थी पॉलिटिकल साइंस की। मुझे नहीं लगता कि ये आपको पढ़ाया जाएगा, बट आपको इस वीडियो को जस्ट देखना है एक बार। इसके नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं वो आप डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है कि नहीं। अगर पढ़ाया जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो जस्ट वीडियो देखो और बस आगे बढ़ जाओ। अगले नेक्स्ट टॉपिक पे नोट्स बनाने की नीड नहीं है, बट बस समझ लेना कि कैसे कैसे अलग अलग पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती रही, थिंकर्स क्या क्या बातें करते रहे और क्या क्या टॉपिक इमर्ज होते रहे पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो। इवन फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ मैंने पहले कभी पढ़ाया नहीं है, खुद ही पढ़ा है। सो कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, मतलब जितनी मुझे समझ है मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उससे अच्छा समझाऊँ। और गाइस टीचिंग इज़ अ स्किल, तो ये स्किल तो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा। तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो धीरे धीरे मेरा इम्प्रूव हो जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तो आप के जो भी फीडबैक हैं, कमेंट है, कुछ नहीं समझ आता, जब कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक, या फिर आपको जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उनके अंदर कुछ ऐसा समझाया जा रहा है जो मैंने नहीं कवर किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको कवर करा लूँगी। लेकिन ओवरऑल जो मैं पढ़ के आ रही हूँ उसमें मैं सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन, इन पे अगर एक दो क्वेश्चन की बात करूं कि अगर ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन, व्हाई इज एंशियंट ग्रीस कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये हमने पढ़ा ना कि एंशियंट ग्रीस को बर्थ प्लेस बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस का, तो आपने बताना है क्यों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से। जैसे नेम एनी टू स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन एंशियंट चाइना। एंशियंट चाइना में के दौरान स्कॉलर्स के नाम बताओ। जैसे कॉन्फ्यूशियस, जिसने कॉन्फ्यूशियनिज्म आइडियोलॉजी डेवलप की, टाओइज्म है ना, टाओइज्म किसने डेवलप किया है, लाओ तजू ने। इस तरह से नाम देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लॉन्ग आंसर में आ सकता है आपको, ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू ईस्ट एशिया। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपने ट्रेस करना है, आपने बताना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइंस की एंशियंट ग्रीस पीरियड से ईस्ट एशिया तक। वैसे आपको ओवरऑल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी पूछ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो गाइज मैंने थोड़े लेंथी नोट्स बनाया, आप इनको थोड़ा और शॉर्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं हम, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया टू पॉलिटिकल साइंस। एंशियंट इंडिया का पॉलिटिकल साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस पे बात करें अगर हम, इस पे आपको लिखना है। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग द मिडल एजेस, है ना, ये सब क्वेश्चंस निकलते हैं इस टॉपिक से। तो आप देख रहे हो कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज के लिए बहुत हो गया, सीरियसली बहुत लंबी वीडियो हो गई है ये, और आई नो कि बोर हो जाओगे आप, इसको पूरा पता नहीं कौन ही कंप्लीट कर पाएगा, बट प्लीज अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ओके गाइज, थैंक यू।